नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का तीसरा परिच्छेद। हम बीवी से सवेरे ये कहकर गए थे कि 9-10 बजे तक लौटकर आ जाएंगे, किंतु मछली का शिकार भी क्या बेकार चीज है। 9 बजे की जगह पर गर्मियों की कड़ी धूप में 12 बजे के बाद घर पहुंचे। शिकार में हमें उतनी ही सफलता मिली जितनी आमतौर से मछली के शिकारियों को मिला करती है। हैरान भी हुए और कुछ न मिला। भूखे प्यासे जलते भुनते घर पहुंचे। नहा धोकर कमरे में जब पहुंचे तब नौकरानी ने कहा, बेगम साहिबा आपका इंतजार करते करते अभी सोई हैं। हम झट दूसरे कमरे में गए और खाना खाया। हाथ धोकर सिगरेट सुलगाया और सीधे कमरे में पहुंचे। हमें ऐसा मालूम हुआ कि हम स्वर्ग में आ गए। 3 ओर खस की टटियां लगी हुई थीं और बिजली का पंखा जोरों में चल रहा था। हमारी शरीर बीवी सो रही थी। हमने ध्यान से उसके पवित्र चेहरे को देखा, कुछ सोचा। सामने दवात रखी थी, कुछ और ख्याल आया। अतः कलम को उल्टी ओर से डुबोकर चेहरे को भयानक बना दिया और उसके बाद हम भी अपने पलंग पर पड़कर सो रहे। थके मांदे तो थे ही, ऐसे सोए कि तन बदन का ख्याल न रहा। कुछ देर के बाद हमने मुंह पर ठंडक सा अनुभव किया। आंख खुली तो बेगम साहिबा को शरारत करते हुए पाया, अर्थात बर्फ का टुकड़ा लेकर हमारे मुंह पर मल रही थीं। अपनी मूंछों का उनको पता भी न था। जरा सोचिए, ये पाक और भयानक चेहरा और उस पर ये शरारत। हमें बेकाबू हंसी आई, जिसे हमने अच्छी तरह शाबाशी दी। उठकर हमने दरवाजा खोला। शाम होने को करीब थी। इतने में एक नौकरानी आई और उसने जब अपनी स्वामिनी के भयानक चेहरे को देखा तब हंसती हुई भागी। क्यों हंसती है? हमारी बेगम साहिबा ने नाराज होकर पूछा, किंतु वह लौटकर ना आई। गुस्से में मूछें विचित्र बहार दे रही थीं। इतने में दूसरी नौकरानी आई और दरवाजे पर पैर रखते ही उसने कहा, क्या आप मुझे बुलाती हैं? ये कहकर उसने भी अपनी स्वामिनी का डरावना चेहरा देखा और वह भी हंसी को रोकती हुई बाहर निकल गई। हमारी बीवी ने कहा, आज मालूम होता है इनकी शामत आई है। हमने कहा, आज हमें भी डर लग रहा है। वह कुछ न समझी और हमने इस हंसी में सम्मिलित होना व्यर्थ समझा और उठकर बाहर चल दिए। भाग 2। घंटे भर बाद जब हम घर में आए तब मालूम हुआ कि बेगम साहिबा नहाकर निकली हैं और आईने वाली मेज पर कंघी कर रही हैं। हम कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। हमने देखा कि आदमी के कद के बराबर के आईने में देख देख कर पंखे की हवा से बाल सुखाए जा रहे हैं। बाल उड़ उड़ कर हमारे लिए विचित्र भाव पैदा कर रहे थे और हम उस सौंदर्य के प्रेमी बने हुए थे कि आईने में हमारी आंखें चार हुईं। मुड़कर हमारी ओर देखा, किंतु शीघ्र ही फिर मुंह मोड़ लिया कि करीब पहुंचे और जैसे ही आंख से आंख मिली तो क्रोध से भरी आंखें हमारी ओर डाली और ज्यों ही मुस्कुराहट आई तो उसको दबाकर और मस्तक पर शिकन डालकर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, इस प्रकार की हरकतें हमें पसंद नहीं हैं। हमने कहा, क्यों, क्या हुआ? ऐसे मजाक से क्या फायदा कि सभी नौकरानियां हंसती फिरें? हमने कोई मजाक नहीं किया, हमने खुशामद से कहा। तो फिर ये आखिर क्या था? आज हम उस्तरा लेकर आदत के मुताबिक बैठे थे, तब तुमने ही तो कहा था कि हमें मूछें बहुत पसंद हैं। हमने दिल में सोचा कि हमें तो पसंद नहीं, क्योंकि हम प्रतिदिन उनको साफ कर डालते हैं, किंतु चूंकि हमारी बीवी को पसंद है तो लाओ जरा उसकी मूछें ही बना दें। ये सुनकर गुस्सा रफू चक्कर हो गया और बीवी ने हमारी शरारत को पसंद करते हुए हंसकर कहा, तो हमारा ये मतलब कब था? मूछें तुम रखो। हमने खुशामद के साथ कहा, लाहौल विला कूह,
तुमने यदि पहले ही बता दिया होता तो हम ये गलती ही क्यों करते। इधर उधर मतलब की 2-3 बातों के बाद हमने अपनी बीवी को 1 गिलास अनार का शरबत पिलाया, और वह भी अपने हाथ से। और मजदूरी वसूल करने के बाद हमने कहा, क्यों दोस्त, हमारा एक काम कर दोगे। फिर तुमने उसी मर्दानी बोली से मुझे संबोधित किया, क्या काम है। हमारे एक हिंदू दोस्त आ रहे हैं, उनके खाने का प्रबंध खास, और ये कि अपने हाथ की कोई चीज उनको अवश्य खिलाना। ये भी वैसे ही दोस्त हैं कि जिनसे रात भर बातें की जानी चाहिए। आखिर तुम ये रात भर क्या बातें करते हो, बीवी ने खोद कर पूछा। उनसे तो अधिकतर तुम्हारी शरारतों की बातें करेंगे, हमने हंसकर कहा। ये गलत है, तुम बच्चलन आदमियों से मिलते हो। आखिर बताओ तो सही कि गुलाब चंद से तुमको क्यों इतना प्रेम है। वह आदमी जो बाजारू औरतों में तुम्हें ले जाए कभी भी मिलने के योग्य नहीं। हम ठीक कहते हैं कि ये जो आ रहे हैं उनसे तुम्हारी या उनकी अपनी बीवी की बातें करने के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। तुम स्वयं जानती हो कि यदि तुमसे हमें झूठ ही बोलना होता तो हम तुमसे कहते ही क्यों। वे बोली, ये तो हम जानती हैं कि यदि तुम किसी रंडी के यहाँ जाओगे तो हमसे अवश्य कह दोगे, और ये भी मालूम है कि यार दोस्तों के साथ जबरदस्ती चले जाते हो, किंतु आखिर उसका परिणाम क्या होगा। बीवी ने कुछ दृढ़ता के साथ कहा। कुछ नहीं, परिणाम क्या हो सकता है। तुम स्वयं जानती हो कि मैं तुम्हारा हूं, चाहे मैं दिन रात बाजारू औरतों में ही रहूं तब भी कोई अंतर न होगा। इतना कहकर मैंने बीवी की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, अच्छा, जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे, किंतु इन दोस्त का हम हद से ज्यादा आदर सत्कार चाहते हैं। भाग 3। रात का खाना हमने बाहर दोस्त के साथ कमरे में खाया। खाना खाकर हम अपने दोस्त सरदार सुंदर सिंह से बैठे हुए बातें कर रहे थे। बिजली की रोशनी चूंकि तेज थी, अतः हम कमरे के उस दरवाजे के पास बैठे हुए थे जो सड़क की ओर खुलता था। इस कमरे के बीच के दरवाजे के सामने ही एक बड़ी अलमारी रखी थी, जिसमें आदमी के कद के बराबर का आईना लगा हुआ था। सहसा एक नौकरानी आई और उसने सिर डालकर झांका ही था कि झट लौट गई। हम चूंकि सरदार साहब से बातें करने में लगे हुए थे, अतः उस ओर ध्यान न दिया। नौकर को बुलाकर पान लाने के लिए कहा और फिर बातों में लग गए। अब जरा भीतर का हाल सुनिए। बीबी ने पान बनाकर नौकरानी के हाथ भेजे थे कि इतने में वह हाफती कांपती दौड़ी हुई आई। पान की थाली रखकर बोली, बेगम साहिबा, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? बीबी ने घबराकर पूछा। उसने कहा, मैं जब पान लेकर पहुंची तब मुझको कोई दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि कमरे में होगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बेगम साहिबा, बस क्या बताऊं कि क्या देखा। अरे कमबख्त, आखिर क्या देखा? कमरे में कोई औरत खड़ी थी। बस मैं उल्टे पैरों ही भागी। झूठी कमबख्त, पागल है, औरत भला कहां से आई? यदि विश्वास न पड़े तो किसी दूसरे को भेजकर दिखा लीजिए। बीबी ने शीघ्र दूसरी नौकरानी को भेजा। वह भी उसी प्रकार दौड़ी आई और उसकी बात को सही बताया। सूरत, शक्ल या कपड़े के बारे में कुछ विवरण हमारी बीबी को मालूम न हो सका, क्योंकि दोनों औरतें शीघ्र ही एक झलक दिखाकर भाग आई थीं। उधर हम इस प्रकार बातों में लगे थे कि कुछ खबर न थी। दूसरी औरत जब फिर उसी प्रकार झांक कर चली गई, तब हमने नौकर को बुलाया कि पान लाओ। नौकर पान लेने चला कि नौकरानी ने रास्ते ही में उसको पकड़ा कि चलो, बेगम साहिबा बुलाती हैं। बेचारा नौकर कसमें खा रहा था कि बेगम साहिबा कोई औरत नहीं है, किंतु बेगम साहिबा को कैसे विश्वास होता जबकि 2 आंख देखी गवाहियां मौजूद हों। खुलासा ये कि हम बुलाए गए। हम सरदार साहब से इजाजत लेकर गए तो बीबी को अलग टहलती हुई पाया। हमने आदत के मुताबिक कंधे पर हाथ रखकर कहा कि दोस्त, क्या है? कोई जवाब न देकर वे रुक गईं। हमने देखा तो चेहरा उदास और चिंतित था। पहले इसके कि हम कुछ कहें, हमारा हाथ पकड़कर कहा,
मैंने कौन सा अपराध किया है, मुझसे क्यों नाराज हो गए? ये कहकर हमारी छाती पर सिर रखकर सिसकियां भरने लगीं। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। घबराकर हमने कलेजे से लगाकर कहा, खुदा के लिए कुछ कहो तो। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, बाहर कमरे में ये औरत कौन बैठी है? हमें हंसी आई और हमने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही हूं, बल्कि सच कह रही हूं, बीबी ने जोर देकर कहा। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमारी बुद्धि चकरा गई थी, किंतु हमने मुस्कुरा कर कहा, मान लो यदि बैठी भी है तो तुम्हारी बला से। खुदा के लिए कोई नुकसान नहीं, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश और मेरा खुदा खुश। जाओ शौक से रात भर बाहर रहो, किंतु मेरे दिल पर जो चोट लगी वह इस बात पर कि आखिर बहाना करने से क्या फायदा। पहले ही कह देते कि एक दोस्त रंडी सहित आएंगे और मैं रात भर बाहर रहूंगा। ये शब्द बीबी ने दर्दीले स्वर में कहे। आखिर तुम्हें ये, इतना ही हम कहने पाए थे कि बीच ही में बात काट दिया और फिर उसी प्रकार कहा, मैं उन औरतों में नहीं हूं जो अपने शौहर को खामखा तंग करें। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम मेरे ही हो, चाहे बुरे आदमियों में बैठो चाहे नेक आदमियों में। मैं यदि तुमको रोकूंगी तो और उपायों से रोकूंगी, न कि लड़कर। किंतु दुख तो मुझे अपने भाग्य पर होता है कि तुमने मेरी इज्जत न की, मुझको बेवकूफ समझा और मुझसे सच सच न कहा। ये तो तुम्हारे दोस्त की रंडी है। यदि कहीं खुदा न करे तुम्हारी बुलाई होती तो क्या मैं उसकी या तुम्हारी सेवा न करती? खुदा न करे कि ऐसा हो, किंतु यदि खुदा के लिए ऐसा हुआ तो तुम मुझे स्थिर चित पाओगे। इतना कहने ही पाई थी कि उसकी आवाज विचारों के आवेग से घुट गई और फिर सिसकियां लेकर रोना शुरू किया। हम अधिक हैरानी में थे कि इलाही माजरा क्या है। बीबी को हमने गले लगा लिया और चुमकारा और सीधे छत पर ले गए। वहां जब हमने सब किस्सा सुना तब दंग रह गए और दोनों नौकरानियों को बुलाया और हाल पूछने के बाद उनको जाने का हुक्म देकर बीबी से कहा, मालूम होता है तुम्हारी नौकरानियां झूठ नहीं बोलती हैं, किंतु उनको कुछ धोखा हुआ है। हम तुमसे झूठ कभी भी नहीं बोले और न बोलेंगे। हम सच कहते हैं और तुम विश्वास करो कि कोई औरत कमरे में नहीं है। कदाचित उन्होंने किसी औरत को कहीं और देखा है। मेरा मजहब, दीन और ईमान सब तुम ही हो। खुदा के वास्ते जो तुम कहो वह सच है। मुझको पूरा विश्वास है कि वहां कोई औरत नहीं, केवल इस सबब से कि तुम ऐसा कहते हो। बीबी ने प्रगट रूप से ये खुश होकर कहा। हम सरदार साहब के पास आए और असाधारण देर का कारण बताया। हमारी बुद्धि काम न करती थी कि इलाही औरतों के दिमाग में ये क्या खलल आ गया जो उनकी आंखों के सामने रंडी की कल्पित तस्वीर आ गई। बड़ी रात तक हम सरदार साहब से बातें करते रहे। विचार तो हमारा यही था कि हम बाहर ही सोएं, किंतु रात की घटना के कारण हमने सोचा कि हम अपनी बीवी से बातें कर लें तो अच्छा है। भाग 4। हम छत पर पहुंचे तो बीबी को सोती हुई पाया। ये असंभव था कि हम में कोई एक दूसरे को सोते देख पाए और कुछ शरारत न करे, क्योंकि इस मामले में हमारी बीवी का दिल हर समय तैयार रहता था। हमने बिल्कुल निश्चय कर लिया कि बीवी का मजाक उड़ाया जाए, अतः हमने पानी की 2-3 बूंदें नाक में जब डाली तब बीबी हंसती खांसती और झींकती हुई उठी। बीबी ने कहा कि एक नौकरानी फिर गई थी और फिर आकर उसने यही कहा था कि औरत कमरे में है। तो फिर तुमने क्या किया? हमने आश्चर्य से पूछा। मैं करती क्या, खूब डांटा कि तू झूठी है, किंतु समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों ने सलाह करके ऐसी झूठी बात क्यों गढ़ी। मुझसे तुमने कह दिया, बस काफी है। यदि मैं स्वयं भी आंखों से देख लूं तो भी तुम्हें झूठा न समझूंगी। हमने प्रभावित होकर बीबी से केवल इतना कहा कि तुम बड़ी अच्छी हो।
हम दोनों कुछ देर तक यही बातें करते रहे कि आखिर इन नौकरानियों को क्या सूझी जो ऐसी बेजड़ की बात कह दी और फिर उस पर अटल है। बीबी उनको निकालने को कहती थी, किंतु हमारा विचार ये अवश्य था कि वे किसी गलतफहमी में पड़ी हुई हैं। सरदार सुंदर सिंह खूबसूरत जवान नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर आकर्षक जवान थे। खुदा की शान है कि बुद्धि कुछ काम न करती थी कि उनको भी कैसा सौंदर्य मिला था। लोगों की समझ ही में न आता था कि इनमें स्त्री सौंदर्य की वास्तविकता अंतर्हित है या पुरुष सौंदर्य की। गोरा चमकता हुआ रंग, शरीर बहुत ही कोमल और इकहरा, कद बहुत ही मुनासिब, आंखें, नाक, ओंठ, दांत, मतलब कि पूरा चेहरा इस तरह हल्का और खूबसूरत कि जो देखता तारीफ करता। इन सभी बातों के अलावा कमर तक रेशम की भांति मुलायम बाल उनके सौंदर्य संसार को परिपूर्ण करते थे, किंतु उनकी दाढ़ी, खुदा की पनाह, माशा अल्लाह, 1.5 बालिश्त की दाढ़ी नहीं बल्कि दाढ़ा था। यही एक ऐसी चीज थी जो उनके सौंदर्य संसार को दबाने और पराजित करने की असफल कोशिश करती थी, क्योंकि सबकी मिली हुई राय यही थी कि इस तरह लंबी दाढ़ी को भी इस उद्देश्य में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त होती। वे अपनी दाढ़ी लपेटकर रेशमी डोरे से इस प्रकार बांध लेते थे कि यही मालूम होता था कि मामूली छोटी छोटी दाढ़ी है। केवल उनकी दाढ़ी ही एक ऐसी चीज थी जो उनको एक खूबसूरत मर्द बना देती थी। फिर भी स्त्री सौंदर्य की वास्तविकता, जैसा कि हम कह चुके हैं, अंतर्हित ही रहती थी, क्योंकि आपस के यार दोस्त उनके स्त्री सौंदर्य की इतनी तारीफ करते थे कि वे झेंप जाते थे और कहा करते थे कि यदि कहीं मेरी दाढ़ी न होती तो मुझसे यार दोस्तों के मजाक का जवाब ही देते न बन पड़ता। सवेरे हमारी आंख कुछ देर से खुली। उठकर हम बाहर पहुंचे। सरदार साहब नहाने के कमरे में थे। हम बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे कि सरदार साहब नहाकर मुस्कुराते हुए निकले। 1.5 बालिश्त की दाढ़ी इस खूबसूरत चेहरे पर विचित्र बहार दे रही थी। एक सफेद धोती साड़ी की भांति बांधे हुए थे और आधी ओढ़े हुए थे, जिससे सारा शरीर हाथों की कुहनियों तक और सिर के अलावा खुला हुआ था। उनके लंबे और रेशमी बाल कमर तक लटक रहे थे। हमारी कुर्सी ही के पास मेज थी जिस पर आईना रखा था। वे कुर्सी के बराबर आईने के सामने खड़े होकर बाल पोंछने लगे और कहने लगे कि तुम अपनी बीवी से कब मुलाकात करावोगे? हमने हंसते हुए और उनके बालों से खेलते हुए कहा, जो हमारे सामने ही लटक रहे थे, कि सरदार साहब, हमारा तो ये विचार था कि आपसे कल ही मुलाकात करा दें, किंतु अभाग्यवश ये विचार बदल देना पड़ा और अब कदाचित मुलाकात बिल्कुल न करा सकें। भाई ये क्यों? सरदार साहब ने अपने रेशमी बाल झटकते हुए विचित्र अदा के साथ कहा। रात की घटना आपको मालूम है। आपको अनुमान हो गया होगा कि हमारी बीबी ने भी कैसा संदिग्ध हृदय पाया है। तो आखिर इससे क्या मतलब? सरदार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अजी हजरत, सभी नौकरानियां यही कह रही हैं कि आपकी दाढ़ी नकली है और हमें शक है कि हमारी बीबी कहीं आपसे जलने न लगे, अतः अच्छा है कि मुलाकात न हो। सरदार साहब ने एक कहकहा लगाकर कहा, शुक्रिया तस्लीम तस्लीम भाई, मेरी इस तरह बड़ी तो दाढ़ी है। बात तो ये है कि इस दाढ़ी पर तुम्हारा कोई जुमला ठीक ही नहीं बैठ सकता। हमने हाथ में बाल लेते हुए कहा, सूरत और शक्ल और इन्हें कहाँ ले जाओगे? इतना ही कहा था कि नौकर आया और उसने हमसे कहा कि आपको भीतर किसी बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। हम शीघ्र उठकर आए। मालूम हुआ कि ऊपर हैं। वहां जब पहुंचे तब सबसे पहले दोनों नौकरानियां आंखें फाड़े व्याकुल परेशान मिली। इलाही खैर तो है, हमने दिल ही दिल में कहा और कमरे में पहुंचे। क्या देखते हैं कि बीबी साहिबा तकिए में मुंह छिपाए पड़ी हैं।
पैरों की आहट पाकर जो सिर उठाया तो हम देखते ही दंग रह गए। रंज और दुख से चेहरा लाल हो रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम अधिक परेशान हुए और पास बैठकर हमने कंधे पे हाथ रखकर दुखी होकर कहा, मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? कुशल तो है? रोते हुए बीबी ने जवाब दिया, मालूम होता है कि मेरे दिन अब करीब आ गए। बेचैन होकर हमने फिर कहा, कुशल तो है, आखिर क्या हुआ? तुम्हारा विश्वास जब मेरे ऊपर से उठ गया तब मैं क्यों कर जीवित रह सकती हूँ। यदि किसी बाजारू औरत से तुम मिलो और मुझसे कह दो तो खैर कुछ नहीं, किंतु वह घर में आए और तुम मुझसे छिपाओ तो उसका यही मतलब है कि मेरी मृत्यु करीब है। मुझको अब तक घमंड था कि मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, किंतु खुदा। इतना कहकर आवाज बंध गई और फिर मुंह छिपाकर बुरी तरह रोना शुरू किया। हम सख्त चक्कर में थे कि इलाही, ये कैसी आपदा है? क्या मुझको पागल बना दोगी? आखिर ये मामला क्या है? कैसी रंडी और कैसी मुंडी, यहाँ कहाँ है? बीबी ने आंसू पोंछकर और आंखें चार करके कहा, क्या अब भी यही कहे जाओगे कि औरत नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। मालूम होता है फिर वही रात का किस्सा पेश है। जो तुम कहो वह ठीक है। कह चुकी कि मेरा मजहब तो तुम हो और ईमान हो तो तुम हो, किंतु अब मैं बिना अपनी आंखें फोड़े न रहूंगी। मेरा मजहब है कि यदि एक चीज मेरी आंखें देखे की है किंतु तुम कहो कि नहीं है, तो मेरी आंखें झूठी और तुम सच्चे। कदाचित मेरी आंखों ने भी नौकरानियों की आंखों की भांति धोखा खाया हो, अतः एक बार और आजमा लूं। ये कहती हुई उठी और खिड़की से बाहर जाकर झांका। उंगली से हमें इशारा किया। हम भी गए। वह देखो, मेरी आंखें तो अब भी मुझे धोखा दे रही हैं, इशारे से बताते हुए कहा। हमने जब खिड़की में से बाहर की ओर दृष्टि डाली तब निस्संदेह अपनी बीबी का कहना ठीक पाया। क्या देखते हैं कि बरामदे में एक औरत खिड़की की ओर पीठ किए खड़ी आईना देख रही है। उसके लंबे लंबे बाल उसकी कमर तक लटक रहे हैं, जिनको वह अपने कोमल और गोरे हाथों से सहला रही है और झटक रही है। सफेद साड़ी बांधे सिर और कुहनियों तक हाथ खुले हैं, जिनसे पता चलता है कि बहुत ही खूबसूरत होगी। हमने ये दृश्य देखकर बीबी की ओर देखा तो उसने विचित्र दर्दीले और दुख भरे ढंग से कहा, क्या बताऊं मेरा उस समय क्या हाल था जब मैंने अपनी आंख से देखा कि तुम हंस हंस कर उसके बालों में हाथ डालकर खेल रहे हो। अलावा इसके कि हम कुछ जवाब देते, हमने बीबी का हाथ पकड़ा और कमरे में लाए और गले से लगाकर बीबी से खुशामद कर करके अपने अपराध को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। खुदा के लिए मुझे गुनहगार न करो, मैं भला इस योग्य हूं कि तुम मुझसे माफी मांगो। ये कोई बात नहीं, जब हमारा अपराध है तब हम क्यों न क्षमा मांगे। राजी होकर बीबी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझसे रात में ही क्यों नहीं कह दिया? सिर्फ बेवकूफी और मूर्खता, यही ख्याल था कि तुमको बुरा मालूम होगा। मैं फिर कहती हूँ कि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश और मेरा खुदा खुश। खुदा के वास्ते मुझसे कोई बात न छिपाया करो। हमने वादा कर लिया और कहा कि हम तो तुमसे असली बात स्वयं ही कहने वाले थे, क्योंकि हमें तुमको इस औरत से मिलाना था। अब हम तुमसे एक बात कहते हैं और वह ये कि तुम उससे चलकर अभी मिल लो, जिससे हमारा दिल हल्का हो जाए। मिलने में मुझको कोई इनकार नहीं, किंतु अभी, हाँ अभी और इसी तरह। यदि तुमको मुझसे मोहब्बत है तो फिर मैं जो कहूं वो करो। लो उठो। ये कहकर हमने बीवी का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, वहीं बाहर ही चलकर मिल लो, और इस समय उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। हमारी शरीर किंतु निरपराध और वफादार बीवी सदैव हमारे इशारे पर चलती थी, सीधी हमारे साथ हो ली। हम दरवाजे पर न आके उस सीढ़ी से उतरे जो खास उस बरामदे में निकलती थी।
यहाँ सरदार साहब नहीं थे। हमने बीवी को वहीं छोड़ा और चुपके से कमरे में झांक कर देखा कि सरदार साहब किधर हैं। सरदार साहब कमरे में सड़क की ओर वाले दरवाजे में हमारी ओर पीठ किए हुए बालों को हवा दे देकर सुखा रहे थे। हम झट लौट आए और बीवी को आगे किया। बीवी की दृष्टि सामने वाले लंबे चौड़े आईने पर पड़ी और वह सहसा कुछ रुकी कि नजर दाहिनी ओर पड़ी। भीतर आई तो देखा कि वही औरत उस ओर मुंह किए बाल सुखा रही है। कुछ आगे बढ़ी कि सरदार साहब ने पैर की कुछ आहट पाकर मुंह जो फेरा तो 1.5 बालिश्त की दाढ़ी वाला चेहरा सामने था। घबराहट में सरदार साहब के मुख से केवल इतना निकला, हैं? हमने जो पीछे घूमकर देखा तो बीबी नदारद। सरदार साहब हैरान और परेशान थे और इधर हंसी के मारे हमारा ये हाल कि हंसते हंसते पागल हुए जा रहे थे। जितना ही सरदार साहब बिगड़कर हमसे पूछते थे कि आखिर ये मामला क्या है, उतना ही हमारा हंसी के मारे बुरा हाल होता जाता था। हंसी को बार बार जबरदस्ती से रोक रोक करके और सांस ले लेकर किस्सा सुनाया कि जनाब, आप तो खिड़की की ओर पीठ किए कंघा कर रहे थे और हम आपके रेशमी बालों से हंस हंस कर खेल रहे थे। हमारी बीबी ने दाढ़ी देखी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपका मुंह दूसरी ओर था, किंतु बात यह है कि वे ईर्ष्या की आग में जल मरी और रो रो कर वह हाल किया कि खुदा की पनाह, खुदा आपकी दाढ़ी की उम्र लंबी करे और इलाही वह खूब तरक्की करे कि आज उसने एक मियाँ और बीबी में झगड़ा होते होते बचा लिया। वे यहाँ वास्तव में उस औरत से मिलने आई थीं जिसको उन्होंने खिड़की में से अपनी ओर पीठ किए हुए सफेद साड़ी बांधे बरामदे में बाल सुखाते देखा था। अब ये उनकी किस्मत है कि आपने जब मुंह मोड़ा तब 1.5 बालिश्त की दाढ़ी का कुछ ऐसा डर समाया कि भागते ही बन पड़ी। सरदार साहब को भी ये लतीफा सुनकर हद से ज्यादा हंसी आई, किंतु हमारे सभी जुमले अब हर एक तरह से ठीक उतर रहे थे और सरदार साहब बेहद झेंप रहे थे। हम जब भीतर गए तब बीबी साहिबा ने हमें देखकर फिर तकिए में मुंह छिपा लिया। हमने पास जाकर गुदगुदाया तो बीवी को हंसी के मारे बेहाल पाया। हमने कहा, तुम कितनी असभ्य हो कि उस औरत से बात भी न की। वह क्या कहती होगी कि कैसी समझदार बीबी है। इसके बाद ही रात की वह गलत फहमी भी दूर हो गई। बात ये थी कि रात में बिजली की रोशनी में कमरे में जब औरत झांकती थी तब सामने लंबे चौड़े आईने में उसको अपनी चित्र छाया दिखाई पड़ती थी। रात के समय ये तो समझ में आता न था कि कौन है और फिर जल्दी में एक झलक देखकर भाग जाती थी। ये पहेली हमारी बीबी ने हल की, क्योंकि जैसे ही वह कमरे में पहुंची थी तो वह स्वयं अपनी चित्र छाया देखकर एक क्षण के लिए झिझक गई थी। अतः जब नौकरानियों को दिन के समय भेजा कि जाकर देखो वह औरत है कि नहीं, तो उनको अपनी बेवकूफी का पता चला। वास्तव में बात यह थी कि इस कमरे में नौकरानियां बहुत कम आती थीं। अब सरदार साहब बीबी से मुलाकात करने को तैयार ही न होते थे और न बीबी ही राजी हुई। सरदार साहब कहने लगे कि अब की बार जब आएंगे तब मुलाकात करेंगे। मतलब ये कि देर तक हमारा ये तकाजा रहा, किंतु सरदार साहब मुलाकात करने के लिए राजी ही न हुए। जब और दोस्तों को ये बात मालूम हुई तब सरदार साहब जगह जगह तंग किए गए और अब तक बराबर तंग किए जाते हैं। ये बात उनको यार दोस्तों में लज्जित बना देने के लिए काफी है, किंतु जबरदस्ती तो देखिए दोस्तों की। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का तीसरा परिच्छेद। इसका चौथा परिच्छेद लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।